हेलो ऑल, नमस्कार। ये मेरा 2024 प्री का पेपर है, यूपी पीसीएस प्री का। इसमें मैंने 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 26-27 क्वेश्चंस गलत हुए। नेट 93, 94, 95 क्वेश्चंस के अराउंड सही हुए और इतना कट ऑफ क्रॉस करने के लिए काफ़ी था। पेपर कैसा आया था, क्या सही हुआ, क्या गलत पूछा गया, इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था या नहीं था, ऐसी बहुत सारी बातें मार्केट में होती हैं इस एग्ज़ाम के बाद। लेकिन यदि आपका 90 प्लस नेट क्वेश्चंस सही हो गए हैं किसी भी साल किसी भी तरह के पेपर में, एकदम ईमानदारी से चेक करने पे अगर 90 प्लस नेट क्वेश्चंस सही हो गए हैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो मार्केट में टाइम किलिंग डिस्कशंस होते हैं, आप उनसे बच जाते हो। आपको पता चल चुका होता है कि आप मेंस लिख रहे हो, और एक बार ये पता लग गया, ये एहसास हो गया कि आप मेंस लिख रहे हो, तो पूरा एक नया डायमेंशन खुल जाता है आपके पास प्रिपरेशन का। आपका सारा फोकस मेंस पे शिफ्ट हो जाता है और आपके मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और इसी मेंस की परफॉर्मेंस से ही सिलेक्शन होता है, इसी से ऑफिसर बनते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रीलिम्स में अच्छे मार्जिन से कट ऑफ क्रॉस करने की अहमियत समझो और उसके लिए लग जाओ। लगना कैसे है, एग्जैक्टली करना क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी डेप्थ में पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, ये सब जानने के लिए आपका विक्ट्री ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, उसमें इंटरेक्ट करिए। तो अपना जो भी क्वेश्चंस हैं खुल के पूछिए। अभी इस वीडियो में मैं ग्लिम्स दिखाता हूँ कि ये पेपर डिफ़िकल्ट क्यों था और इससे सिंपली कट ऑफ कैसे क्रॉस किया जाए इस पेपर में। इस पेपर को उस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। इन जनरल कट ऑफ कैसे क्लियर होती है, इन जनरल आप मेंस लिखना इंश्योर कैसे कर सकते हो अभी की तैयारी में, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। ये मेरा OMR शीट है। आई अटेम्प्टेड अराउंड 131 क्वेश्चंस एंड उसमें से 25 से 27 क्वेश्चंस गलत हुए। नेट 93 प्लस 94, 95 अलग अलग आंसर की से, एक तो एग्जैक्ट आंसर की जैसा कुछ होता नहीं है यूपी पीसीएस में। तो इतने क्वेश्चंस मेरे सही हो गए थे, तो कोई भी एंजाइटी नहीं थी कि होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा। अब करना क्या होता है, कट ऑफ क्रॉस कैसे होती है, ये किसी भी एग्ज़ाम का, सिविल सर्विस के किसी भी प्रीलिम्स की स्टेज का, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो या और कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, 2-3-4 चीज़ें हैं जो कि कॉमन होती हैं, जो कि आप अनकम्प्रोमाइजेबल होती हैं, वो आपको करनी ही होती हैं। फर्स्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीपल रिविजन्स फ्रॉम द सेम सोर्स। सेम सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार डिसाइड करो कि आपको क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, उसके बाद उसको चेंज मत करो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साइकिल में। जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता आप उससे हटो मत, ट्रस्ट करो उस सोर्स पे। होता क्या है, जब हम सेम चीज़ पढ़ते हैं बार बार और सेम जगह से पढ़ते हैं, तो होता क्या है, हम एग्ज़ाम में बहुत जल्दी रिकॉल होता है। क्विक रिकॉल होगा तो टाइम सेव होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कन्फ्यूज़न बहुत कम होता है। जैसे अगर आप 10 जगह से सेम चीज़ पढ़ो और एक ही जगह से 10 बार पढ़ो, तो आपको वो कंटेंट वाइज भी याद होगा और पिक्टोरियल मेमोरी भी फॉर्म हो जाती है, जिससे ऑप्शंस सही क्या है और गलत क्या है, जैसे पास पास के ऑप्शंस दे दिया तो सही गलत को पहचान करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप सेम चीज़ को 10 बार पढ़े हो सेम जगह से। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट इन द एग्ज़ाम हॉल। आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप सभी क्वेश्चंस पढ़ भी पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यू रीड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली, यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें आपने अपनी 100% दिया नहीं, या उसको सॉल्व करने के लिए आपके जो भी नॉलेज था, जो भी रीजनिंग थी, उसको लगाने का आपको मौका ही नहीं मिला। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए।
नंबर ऑफ द पेजेस इन पेपर हैज़ इंक्रीज्ड। ये इसलिए स्पेसिफिक पॉइंट है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। पहले प्रीलिम्स के पेपर में 25-26 पेज होते थे, इस साल सीधे वो पेजेस बढ़ के अराउंड 35 पेजेस हो गए। तो जब इतने पेजेस बढ़ गए तो आपको पढ़ने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। और ऑफ कोर्स पेजेस बड़े हैं तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस अचानक से कम हो गए, है ना। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं ये टाइम मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं, इसको आपको टैकल करना आना चाहिए एग्ज़ाम में। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी PYQs पे कमांड होनी चाहिए। यूपी पीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और यूपी पीसीएस कैसे आंसर्स को सही मानता है, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक तो PYQs से नॉलेज बेस बढ़ता है। नॉलेज बेस का मतलब क्या कि उससे उठ के सिमिलर या सेम क्वेश्चन वापस से आ जाए एग्ज़ाम में, तो गलत नहीं होना चाहिए। ये होता है नॉलेज बेस आपका बढ़ा। दूसरा पैटर्न ऑफ आंसर्स, यानी जैसे इसका एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। रीज़न असर्शन का क्वेश्चन आता है, असर्शन रीज़न का। इसमें दोनों चीज़ें अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो कि बोथ आर इंटरलिंक्ड, तो यूपी पीसीएस में 95% ये चांस होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही होंगे और रीज़न विल एक्सप्लेन द असर्शन। ऐसा बाकी एग्जाम्स के लिए ट्रू नहीं है। ये पैटर्न आपको कब पता लगेगा? जब आप यूपी पीसीएस के PYQs को अच्छे से एनालाइज करोगे। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, एग्ज़ाम में बैठ के सिर्फ ये सोचते रहना कि ये हम पढ़े थे या हम नहीं पढ़े थे, उससे आप सब क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको जो पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हो, उसके बियॉन्ड भी सोचना आना चाहिए। उसके लिए आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी क्वेश्चन की। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे लैंग्वेज पकड़ी जाती है, कैसे एनालाइज किया जाता है चीज़ों को। आई विल गिव 1 or 2 एग्जांपल्स। आइडेंटिफाई नॉन अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस फॉर यू। अपने लिए आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि क्या कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ आपको बिफोर हैंड पता होनी बहुत ज़रूरी है। माइनस मार्किंग जो भी है, आप अंधाधुंध क्वेश्चन नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। आपको थ्रू आउट एग्ज़ाम लॉजिकल रहना है। जो भी क्वेश्चंस आप लीव कर रहे हैं उसके पीछे एक थरो रीजनिंग होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि हम पढ़े नहीं थे इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ भी हम बिल्कुल ही आंसर के बारे में सोच नहीं पा रहे, सिर्फ वैसे क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। जैसे मेरे लिए ये होता है कि हिस्ट्री के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर टाइप, वो मुझे पता है तो पता है, नहीं पता है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वो गलत ही होता है। ये मुझे कैसे पता लगा? जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाया तो पता लगा कि हिस्ट्री में मेरा तुक्का बिल्कुल नहीं चलता है, तो मैं उसको छोड़ दिया। इसी तरह से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो उसको छोड़ना पड़ता है। कुछ लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आते एग्ज़ाम में। उनके लिए वर्क करती है, मुझे नहीं लगता कि वो लॉजिकल है। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम निकालने के लिए, प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो आपको सोचने पे मजबूर करे। आपको जो चीज़ आती है या नहीं आती है, नॉलेज जो आपका बेस है, उसके बियॉन्ड आप जाके सोच पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उससे कोई क्वेश्चन आया है तो आप उसके बारे में, उसको अप्रोच कैसे करते हो, उसको सॉल्व करने की आपकी टेक्निक क्या है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रैदर देन आप उसमें ही उलझ जाओगे कि मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में हमें हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1-2 स्टेटमेंट पता होती हैं, 1-2 स्टेटमेंट नहीं पता होती हैं,
तो जो नहीं पता होती हैं तो क्या हम वो सारे क्वेश्चंस छोड़ दें? छोड़ तो नहीं सकते। कुछ ना कुछ रीजनिंग, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के हम आंसर्स पहुंचते हैं आंसर्स तक। वो चीज़ प्रैक्टिस से आती है, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से। सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यूजिंग सिंपल रीजनिंग एंड डिकोडिंग द एग्जामिनर्स माइंडसेट। अभी मैं इस पेपर में 2 4 5 सवाल आपसे डिस्कस करूँगा। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे कि लैंग्वेज कैसे पकड़ा जाता है, एग्जामिनर माइंडसेट का मतलब क्या होता है, आप उसको डिकोड कैसे करोगे, है ना। ये सारी चीज़ें का जब एक परफेक्ट मिक्स बैठता है ना एग्ज़ाम में, तब जाके पेपर क्लियर होता है। आप सिर्फ पढ़ लिए, रट डाले, याद कर डाले और नेसेसरी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, वैसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और ये सब चीज़ की जा सकती है। अभी जितना टाइम बचा है उसमें ही अच्छे से की जा सकती है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस अभी इसीलिए क्योंकि बचे हुए टाइम में आप इस पे फोकस कर पाओ, प्रैक्टिस पे, PYQs पे। PYQs से केवल रटना नहीं है, बहुत कुछ सीखना भी है उससे। कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, कौन से नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करो। 2-3 चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जैसे रैंडम वीडियो आ गया, कोई भी रैंडम वीडियो, आपको अपने माइंड के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड एनालिटिकल पावर है। उसको केवल उसी चीज़ को दिखाओ, केवल वही चीज़ उसको सोचने पे मजबूर करो जो कि एग्ज़ाम में रेलेवेंट हो। रैंडम वीडियोस देखने लगोगे, रैंडम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, रैंडम डिस्कशंस में पार्ट लेने लगोगे, उससे माइंड डाइवर्ट होता है, एनालिटिकल स्किल्स कम होती हैं। आप जो पढ़े रहते हो वो आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। पढ़ना एक पार्ट होता है, सेकंड पार्ट याद करने का होता है जो पढ़ा है आप, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। और जैसे ही आप दूसरे वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स ये सब में अपना दिमाग लगा देते हो तो जो याद होनी चाहिए वो सब भूल जाता है आदमी। इंटेंस रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि नई नई जगह से नई नई चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। जो पढ़ा है उसको ऐसे पढ़ो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। कंसाइजिंग योर सोर्स, इसका मतलब क्या होता है? आपने एक नोट्स बना लिए, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बना लिए आपने, वही नोट्स आप बार बार पढ़ोगे। अब इन केस बाहर आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप तुरंत उसको उस नोट्स में ऐड करो। ये नहीं कि आप उसके लिए एक अलग से नोट्स बना रहे हो, नहीं, उस नोट्स में ऐड करो और वापस जब आप पढ़ोगे तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। सेग्रीगेटेड नहीं होने चाहिए, मतलब ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऐसे 2-3 सोर्स मत रखो। एक सोर्स बनाओ और केवल उसी को फॉलो करो। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहीं लड़ाई भिड़ाई ये सब चीज़ों में इंडल्ज मत हो। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे उससे दूर रहो। डू नॉट इंडल्ज इन एनीथिंग दैट स्ट्रेसेस यू। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, जिसको कहते हैं टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अगर टेंशन लोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। और ये एक मेमोरी इंटेंसिव फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, इसमें आपके दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको जितने हेल्दी कंडीशन में रखोगे, जितना पीसफुल रहोगे, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्ज़ाम में चीज़ें सही से याद आएंगी, आप सही से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, दिमाग लगाओगे, रीजनिंग लगाओगे तो हो जाएगा, मेंस लिखोगे आप। फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। There are references of numerous river ports in ancient India. There were large entrepôts of goods and traffic. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है कि हाँ कुछ रिवर पोर्ट्स थे इंडिया में, ऐसा बहुत जगह बताया गया है, बिल्कुल होंगे भाई। There were large entrepôts of goods and traffic. अब ये दोनों बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, बहुत बेसिक नॉलेज है, कॉमन सेंसिकल जिसको कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। आपको
दिख रहा है कि हाँ होंगी भाई, बहुत सारे रिवर पोर्ट्स होंगे, गुड्स और ट्रैफिक आता होगा तो होंगे लार्ज एंट्री पोर्ट्स। बिल्कुल, बोथ 1 और 2 करेक्ट मारो, आगे बढ़ो। ये होता है वहाँ पे। इसी क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग अगर आपने की कि न्यूमरस रिवर पोर्ट्स नहीं थे, 1-2 रहे होंगे शायद, ये होती है ओवर थिंकिंग। लार्ज एंट्री पोर्ट्स, अरे एंशियंट इंडिया में लार्ज एंट्री पोर्ट्स कैसे होंगे, स्मॉल एंट्री पोर्ट्स होते होंगे, ऐसे नहीं होता। आपको उस स्टेटमेंट को एज अ होल देखना है। इतनी माइक्रो एनालिसिस करोगे, इतनी ओवर थिंकिंग करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ब्रॉडली देखो कि हाँ आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है, हाँ यार सही तो लग रहा है, बस सही मारो, आगे बढ़ो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस मतलब ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम हॉल में सही कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं और सोचने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। ऑनेस्टी इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन साइंस। अब इसमें ऐसा क्या है, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो कि आपको पढ़ोगे तब आएगा। प्रैक्टिकलिटी पे तो पूरा साइंस ही डिपेंड करता है, तो प्रैक्टिकल आइडियल्स पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स डिपेंड करेगी। ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन साइंस, ऑफ कोर्स ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, आगे बढ़ो। इसके लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं है, अगर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एग्ज़ाम में बैठ के पीसफुल माइंडसेट से, काम माइंड से सोचोगे, ये सब क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। और ऐसे 8 क्वेश्चंस तो मैं आइडेंटिफाई किया था, और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो सब्जेक्ट के थे इसलिए मैं नहीं उसको इंक्लूड किया। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कॉज्ड कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? Increased industrial activities in the coastal regions, increase of 2 degrees Celsius temperature in the Indian Ocean, heavy marine pollution, decrease of temperature by 4 degrees Celsius in the Indian Ocean। अब कोरल ब्लीचिंग की बात हो गई है, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है 24-25 डिग्री के आसपास तो कोरल ब्लीचिंग होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और मरीन पोल्यूशन से कोरल ब्लीचिंग नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, लेकिन जो अब आपको हमेशा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना होता है, ये ध्यान रखना। आप एक बार चूज़ कर लिए, कमीशन ने आंसर दे दिया, उसके बाद आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा अरे ये भी तो होता था, वो भी तो होता था। कोरल ब्लीचिंग के लिए हम सब ने पढ़ा है कि टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको 1 मिनट दिख रहा है इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशियन, 1 मिनट दिख रहा है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाई 4 डिग्री सेल्सियस इन द इंडियन ओशियन। अब पोल्यूशन होगा, जब पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो ओशियन का टेम्परेचर बढ़ता है ना। ओशियन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये बहुत ही कॉमन पार्लेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग कंफ्यूज हो गए। मरीन पॉल्यूशन कोई मार रहा है, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ सही कर रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। जो पढ़ो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक सोर्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कोई भी सोर्स पढ़ोगे उसमें आपको दिया रहेगा कि कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन के लिए या कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हो गया। ये एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अब जैसे कॉटन इज मोस्टली अ खरीफ क्रॉप, कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल varying between 50 to 75 centimeter annually. Cotton is mostly a kharif crop.
एक्सट्रीम नहीं बोल रहा है कि कॉटन इज ओनली अ खरीफ क्रॉप, कॉटन इज ओनली ग्रोन इन द खरीफ सीजन, ऐसे नहीं, कॉटन इज मोस्टली अ खरीफ क्रॉप। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट टोन स्टेटमेंट लग रहा है। कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल वैरिंग बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर। अब इसमें एक रेंज दी हुई है आपको, ये 50 to 75 की रेंज दी हुई है ना। मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी रेंज होती है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो रेनफॉल की ये जो रेंज है 25 सेंटीमीटर का इधर या उधर होना, ये एक बहुत बड़ी रेंज है ना। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा खटके आपको या बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो। अगर लिख देता कॉटन इज़ ओनली अ खरीफ क्रॉप, या फिर लिख देता 50 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल पे ही कॉटन ग्रो होता है, तब आपको रेड फ्लैग रेज होना चाहिए था। लेकिन ये स्टेटमेंट फ्रेम ही ऐसे किए गए हैं कि आपको एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि ये बहुत ही मॉडरेट जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, और जेनरिक स्टेटमेंट्स गलत नहीं होते हैं, इसलिए इसमें भी बोथ 1 and 2 सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक चीज़ और दिखानी है आपको इस पेपर में कि ये डिफ़िकल्ट क्यों था। एक तो ऑब्वियसली बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, जो कि आप कहाँ से इसको पता करोगे, मुझे तो नहीं पता। और जैसे ये जहाँ ये डेट्स पूछने लगा ना, अप्रैल 2024 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भेजा फिलीपींस, 8 मार्च 2024, 25 मई 2024, 26 अप्रैल 2024, 18 मार्च 2024। अब आपको डेट में बहुत कन्फ्यूजन होगा, ये डेट एग्जैक्ट याद रख पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है, ये किसी को भी नहीं याद रही होगी एग्ज़ाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करो, छोड़ तो सकते नहीं हो सबके सब, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब इसके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से ये पेपर टफ हो गया था, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पैटर्न पकड़ोगे ना। जैसे मैंने एक चीज़ फिगर आउट की, ये पेपर जब लास्ट में मेरा ख़त्म हो गया, लगभग 1 hour 55 minutes, 5 मिनट बचे होंगे, 5 मिनट से कम भी बचे होंगे, तब मुझे ये लगा कि इतनी सारी डेट्स दी हैं और वो डेट एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता होगी। तो अगर मैं ये सारी डेट्स को सही मान लूँ और उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये है कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये एक बेसिक रीजनिंग है कि जो चीज़ किसी को नहीं पता है वो चीज़ आप या तो गलत मान लो या सही मान लो। उसके अलावा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे ये विद रेफरेंस टू गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द तमिलनाडु एजुकेशन डिपार्टमेंट issued these guidelines on 26th April 2024. These guidelines are focused on safeguarding the physical and mental well-being of students. सेकेंड स्टेटमेंट बहुत सिंपल, बहुत जेनरिक, ऑफ कोर्स सही होगा। क्या फिजिकल और मेंटल वेलबींग सेफगार्ड करेगी ही कोई ना कोई गाइडलाइन है अगर, और कॉर्पोरल पनिशमेंट से रिलेटेड है, शारीरिक दंड फिजिकल पनिशमेंट से रिलेटेड है, तो स्कूल एजुकेशन से भी रिलेटेड होगी। और जैसे ही मैंने ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया, मैंने कहा ये सही होगा। अब ये सही होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा लक है मेरा, बट ये डेट अगर एग्ज़ामिनर पर्सपेक्टिव से देखो तो हर एक डेट अगर वो 26 का 25 और 25 का 27 करने लगेगा तो ये उसके पार्ट पे थोड़ी छोटी चीज़ हो जाएगी, समझ रहे हो। इस लेवल पे जाके कोई भी एग्ज़ामिनर क्वेश्चन अगर सेट करेगा कि हमें गलत ही करवाना है स्टूडेंट से, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं सही कर सकते। तो एग्ज़ामिनर भी कुछ तो सोचा होगा कि नहीं भाई 26 है तो 26 ही रखो, बाकी चीज़ों में देखो ना,
कि उसको पता है कि नहीं कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है कि नहीं है। ये 2-4 क्वेश्चन जब मैंने इस पर्सपेक्टिव से सॉल्व किए तो मुझे लगा कि डेट को छोड़ के मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, लेकिन टाइम नहीं बचा था, नहीं हो पाए, वो बात अलग है। तो ऐसे अप्रोचेस होते हैं जब आप एग्ज़ाम में माइंडफुल रहोगे, टाइम से चीज़ें करोगे तो ही ये सब चीज़ें सोच पाओगे। अदरवाइज़ एंग्जाइटी में रहोगे, लगेगा कि कितना डिफ़िकल्ट पेपर आ गया है, ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो हो गया। फिर आप पढ़ तो सब कुछ कभी भी नहीं सकते हो, जो भी पूछा जाएगा, कुछ तो वहाँ दिमाग भी चलाओगे। वही दिमाग चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। वही आता है आपको PYQs की प्रैक्टिस से, आपकी जनरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से, जिसको कहते हैं हम सिक्स्थ सेंस। कुछ लोग उसको कहते हैं तुक्का मारना। वो तुक्का नहीं होता है, तुक्का होता है आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो, और वो वाले क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही नहीं चाहिए जिसमें बिल्कुल आइडिया ना हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको हिंट मिल रही है, जैसे आप देखो यहाँ कॉर्पोरल पनिशमेंट में हिंट मिल रही है ना, ये देखो फिज़िकल पनिशमेंट से रिलेटेड है और स्कूल एजुकेशन, ये दोनों रिलेटेड हो सकते हैं ना। ये हिंट क्वेश्चन आपको खुद ही दे रहा है, आप इसको सॉल्व करो एग्ज़ाम में, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ओके, यही डिस्कस करना था मुझे। बाकी आप लोग विक्ट्री ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे चीज़ें अपनी क्वेश्चंस पूछो, जो भी डाउट्स हैं वो पूछो, ओपनली कम्युनिकेट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मुझे भी समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या, क्या आपकी नीड्स हैं, एक्चुअल में कहाँ पे फंस रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें डिलीवर कर पाऊँगा। अदरवाइज़ तो ठीक है, मुझे जो सही लग रहा है अपने पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम के लिए, जो ज़रूर इम्पोर्टेंट लग रहा है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ओके, थैंक यू।